आज हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो जुड़ी हुई है अभी जो कुछ 2-4 दिन में हुआ उससे। जैसे एक अहमदाबाद यहाँ से थोड़े दूर है। तो 2 दिन पहले रात को वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ। एक जीप और एक डंपर का। और उसको देखने के लिए 150-200 लोग वहाँ रात को 12 साढ़े 12 को इकट्ठे हो गए सब। और एक लड़का था, वो जगुआर करके कोई बड़ी महंगी और पावरफुल गाड़ी में निकला 140 की स्पीड से, और उन्होंने उसके सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 9 लोग तो मर गए वहीं पे, और 25-30 लोग अभी अस्पताल में है। शायद कुछ लोग हैं वो व्हीलचेयर में आ जाएंगे, शायद जीवन भर, पता नहीं। तो इसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां होती है, बहुत सारा 2 दिन से सब टीवी पे, व्हाट्सएप पे सब चलते रहते। फिर वो लड़के को तो पब्लिक ने मारते थे, तो उसका फादर आ गया फोन से, तो उसको बचा के ले गया। वो बच्चा कहीं रात को महोत्सव के लिए सब अपने दोस्तों के साथ जाता था। और थोड़ा 19 साल का, शायद 20 साल का लड़का होगा। वो लोग उसको भी मार डालते, शायद वो उसके पिताजी वहां पे नहीं आए होते और उसको छोड़ा के पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते। और अभी भी उसको एसआरपी की 2-4 कंपनियां है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है लोगों से। जब उसको कोर्ट में ले जाते हैं या कहीं अस्पताल ले जाते हैं वहां। तो ये तो बच्चे थे, कोई इरादा नहीं था। वो सब हम उम्र बच्चे थे, 20-21 के करीब के। और कोई इरादा तो नहीं होता कि किसी को मार डाले, क्योंकि वो जो मार डाला उसको तो वो पहचानते तक नहीं थे, तो इरादा क्या हो सकता है। फिर भी लोग मर गए। और हम उसको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, मन से उनकी आत्मा को शांति मिले। उसमें 3 तो पुलिस कर्मी थे, एक ट्रैफिक का, एक होमगार्ड का, और एक वो जो 9 मारे गए उसमें। और पता नहीं इसमें से भी कितने लोगों को कोई छोटी मोटी डिसेबिलिटी आ जाए, व्हीलचेयर आ जाए, वो तो बाद में पता चलेगा। और अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है ट्रैफिक के, वो भी सब पुलिस और सरकार वो करेगी। कर रही है, और करना चाहिए, वो तो ठीक है।
हर साल केवल भारत में ही 3.5 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट। बेसिकली ये एक इंजीनियरिंग इश्यू भी है, एक सिविल इंजीनियरिंग का इश्यू है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है वो मैं पढ़ा हूँ एज ए सिविल इंजीनियर 4 साल, 4 सेमेस्टर। वो सभी तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, बाय रोड, बाय एयर, बाय रेलवे या बाय सी। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज मिले जुले हैं, वो तो करेक्ट करेंगे। इसमें कोई ऐसा इंजीनियरिंग इश्यू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो रोड 6 लेन है। अगर 6 लेन 3 में भी अगर कोई एक्सीडेंट है तो ऑब्वियसली वो कोई भौतिक असुविधा नहीं कह सकते, वो ह्यूमन एरर कह सकते हैं हम, या कुछ और हो सकता है। अगर सिंगल लेन रोड है, 2 टकरा गए हैं तो ठीक है, लेकिन 4 लेन हाईवे में अगर कोई टकरा जाता है या 6 लेन में टकरा जाता है तो फिर वो इंजीनियरिंग इश्यू नहीं कह सकते, क्योंकि जाने के वाले के लिए भी 3 ऑल्टरनेटिव है, आने वाले का तो रास्ता ही अलग है, तो उसको टकराने का किसी से संभव नहीं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन हम ह्यूमन पॉइंट्स देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा लर्निंग है। देखो, हमारे जीवन के बारे में, हमारी व्यवस्था के बारे में, हमारा जो सोचने का जो ढंग है, दृष्टिकोण के बारे में बहुत सारा इससे पता चलता है, जो कभी सरफेस पे नहीं आए। ये सब इन्वेस्टिगेशन होगी, ये होगा, सजा होगी, केस चलेगा, मुकदमा, वो ठीक है, लेकिन मरने वाले तो मर गए और जो घायल है वो घायल रहेंगे। और ये बच्चे भी है, अगर उसको भी मार देते तो 9 के बदले 10, 11 हो जाता, तो वो भी ठीक नहीं, एक और को मार के क्या करेंगे। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे पता ये चला कि इसमें इंजीनियरिंग का इतना इश्यू नहीं है। लेकिन बहुत डीपर इश्यू है, बहुत भीतर के इश्यूज है। आज ही मेरी बेटी जो मेरी कार चलाती है, मैं तो नहीं चलाता, बहुत पुरानी है और कैसे भी जरूर नहीं है। 6 महीने में मैं 100 किलोमीटर भी नहीं चला, लेकिन वो चलाती रहती है। आज मैंने उसको बोला कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तू मत चला। उसको बहुत बुरा लगा, मेरे साथ थोड़ा झगड़ा करके गई। सब चलाते हैं, सब ये करते हैं। मैंने कहा तू अच्छा चलाती है, ठीक चलाती है, लेकिन तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। और आज ही पुलिस ने आज से झुंबेश चालू किया है कि जो ओवर स्पीडिंग करते हैं या रॉन्ग साइड में चलाते हैं या जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उसको लॉकअप में बंद कर देने का, और वो जिसकी कार है उसको भी लॉकअप में बंद कर। हाँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, मूल मालिक है, उसकी ही मूल जिम्मेवारी होती है कि उसने चाबी नहीं दी होती तो ये नहीं होता। जैसे ही होता है कि कई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, मालिक दे देता है और वो जिम्मेदारी सब कॉन्ट्रैक्टर पे छोड़ता है,
और इसमें कभी कभी एक्सीडेंट में मजदूर की मौत हो जाती है, तो फिर मालिक तो ना बोलता है कि मैं कंपनसेशन जो मुआवजा है वो मैं नहीं दूंगा। तो ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है, ये कॉन्ट्रैक्टर को देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये लीगल जो कानून है उससे विपरीत है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। जो मूल मालिक है उसकी ही मूल जिम्मेवारी। इसलिए ऐसे किस्सों में कोर्ट ऐसा करती है कि जो मकान मालिक है, भले ही उसने अपनी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी हो किसी और को, लेकिन जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दी जा सकती। और ये जो मुआवजा है, जो वर्कर मर गया या घायल हुआ है, वो मालिक को ही देना है, क्योंकि बाकी के जो लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर है, मजदूर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो तो साधन है, वो इसके लिए काम कर रहे थे, जिसकी प्रॉपर्टी मालिक है उसके लिए। इसलिए साधन को कोर्ट नहीं पकड़ती, जो कुल मुख्तियार है प्रॉपर्टी का उसको ही वो पकड़ती है। ऑन पेपर हर एक चीज का जो मालिक रहता है लीगली, उसको ही वो पकड़ती है। तो ये किस्से में तो वो उनके पिताजी हुए, और पिताजी ने बोला कि ये मेरी भी कार नहीं है, मेरे पार्टनर की है। तो उसके पार्टनर को भी जेल जाना पड़ेगा शायद, पता नहीं। वो तो होता रहता है लीगल, लेकिन वो लीगल क्लैरिटी तो होती है हर चीज में। जब ये हमने कानूनन देखा, जैसे मेरे ही लाइफ में हुआ था। मैं इंजीनियर था, तो मैं तो छुट्टी पे था, लेकिन मेरी बदली जो कर रहा था काम, एक अफसर था, तो उसने रूफ पे 20-30 लोगों को लगा दिए ताकि जल्दी काम हो जाए। और इसमें से 2 लोग गिर गए, और एक तो मर गया, और दूसरा भी शायद बाद में मर गया। फिर उसने केस डाल दिया। तो जैसे ही केस डाला, तो गांधीनगर से जो मेरे एमडी थे साहब, उसका फोन आया, क्योंकि उसको तो पता था कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है, आप सब तो मेरे टूल्स है, टूल्स ऑफ द ट्रेड, टीओटी कहते हैं, जो धंधे के औजार है, वो असली जिम्मेवारी उसके ऊपर आती है। उसने मुझे ही सीधा फोन किया, बोलते हैं इंश्योरेंस था, मैंने कहा था। फिर उसको राहत हुआ, क्योंकि उसको भी जवाब देना पड़ता है ऊपर, और नौकरी भी खतरे में आ जाती है। तो जो मूल मालिक है उसकी जिम्मेवारी कानूनन तय होती है। तो आज बेटी को मैंने बोला, मैं तुम्हें चाबी दूंगा, तो कार तो मेरे नाम पे है, तू तो जेल जाएगी, मैं मुझे भी लॉकअप में बंद कर। वो बंद होने का भी ठीक है, वो तो जो कानूनन है वो सही बात है। अगर ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर नहीं लेते तो ये चलता रहता, और आगे भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो अगर कानून भंग करते हैं तो उसमें जेल जाना पड़े तो जाने का, ये खुशी की बात है। खुशी की तो नहीं, लेकिन वो भी एक जिम्मेदारी है कि हमें ऐसी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। तो आज चाबी नहीं दिया, वो अपने दोस्तों के साथ गई। मैंने कहा रिक्शा का पैसा देता हूँ, तो रिक्शा में जाए।
तेरे पास स्कूटी है, स्कूटी का लाइसेंस भी है, उसके ऊपर जाए, लेकिन बोलती है बाहर बारिश आ रही है तो ये कपड़े मेरे भीग जाए। मैंने कहा रेनकोट ले, छतरी लगा, अम्ब्रेला कुछ भी कर, लेकिन तो बेटी है, लाड प्यार है, तो उसको लगता है कि पापा ये जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो उसके ही हित में है, उसकी ही भलाई। ये दूसरा पॉइंट देखा। तो 2 दिन से जो मेरे अंदर जो चलता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो असल में होता है मेरे आसपास। तो जब ये पता चला तो मुझे लगा कि ये क्यों ऐसा होता है। तो उसके पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वो देखने के लिए 150-200 लोग रोड पे थे। तो दोनों, वो लग्जरी जीप थी थार, कोई 20 लाख के ऊपर आती है, और ये जो कार थी वो भी कोई 95 लाख, करीब करीब 1 करोड़ रुपए की कार। मीन्स उसमें हॉर्स पावर भी इतने ज्यादा होंगे, स्पीड भी। तो बात तो ये उठेगी कि 150-200 लोग रोड पे क्या करते थे उनको वहां नहीं होना चाहिए। तो ये समझने के लिए हम तीसरा एक उठाते हैं। देखो इसमें बहुत समझने जैसा है। जैसे कि एक एक्टर थे, हमें नाम से कोई मतलब नहीं। तो हम्म, वो एक्टर ने कार चला दी बहुत साल पहले, और लोग फुटपाथ पे सोए थे। तो वो रात को आ रहा होगा, टर्निंग पे उसने कार टर्न मारी, तो एक साथ कई लोग सोए थे, वो मर गए कुछ लोग, और उसके ऊपर मुकदमा चला, शायद अभी भी चलता है, पता नहीं, क्योंकि वो एक्टर काफी पैसे वाला और प्यारा और दुलारा है लोगों का। लेकिन वो लोग मर गए। अभी कहता है कि ये ड्रंक एंड ड्राइविंग था, कि उन्होंने शराब पिया था। यहाँ भी ये केस हो सकता है कि वो, उसका पता नहीं, वो तो रिपोर्ट निकालते हैं शराब पिया या नहीं, तो निकलेंगे। लेकिन उसमें शराब का रीजन था, ड्रंक एंड ड्राइविंग। तो वो भी एक अलग इश्यू है कि शराब क्यों बनता है, वो हम देखेंगे। तो वो भी केस चल रहा है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सजा क्यों नहीं होती। जो भी ड्राइवर है XYZ, हमें उससे बहुत सारे केसेस है उसमें सजा नहीं होती, और सजा होती है ये तो 2 साल या 10 साल की सजा हो। तो उसके भीतर भी ये है, क्योंकि शुरू में जब कार आई तब अंग्रेजों के पास थी, तब उसको मोटर व्हीकल कहते थे, अपने आप चलने वाली कोई भी वाहन है उसको मोटर व्हीकल कहते हैं। तो उसके जो कानून बनाए, मोटर व्हीकल एक्ट,
वो उन्होंने ऐसा बनाया कि उसको कुछ न हो, जो भी दोषी है वो उनके सिवा कोई और है, जैसे चलने वाला, साइकिल पे जाने वाला, या कोई भी राहदारी है, या कोई भी दुकानदार है। तो जो मोटर व्हीकल एक्ट बना, वो अंग्रेजों के प्रोटेक्शन के लिए बना था, वही आज चल रहा है, वही मोर और लेस। अभी कुछ बदला, लेकिन क्या बदला वो पता नहीं। फिर राजाओं के पास आई। हाँ, तो वो राजाओं के भी अनुकूल था कि अगर कोई बीच में आ गया तो वो उसकी गलती, उसको राइट ऑफ वे कहते हैं हमारे इंजीनियरिंग भाषा में, कि वहां से गुजरना वो अधिकार है। और अगर कोई वो बीच में आ जाता है तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी। वो रेलवे एक्ट में भी है। जब आप, वो रेलवे की जमीन, वो बोलते हैं हमारी जमीन में ही क्यों आए, यू आर ट्रेसपासिंग, तुम्हारा ये जमीन पे आने का कोई हक ही नहीं था। रेलवे का जो पटरी है उसकी दोनों साइड कुछ मीटर तक उनका खरीदा हुआ जमीन है, या उनकी मालिकी का जमीन है संभव। ऐसा ट्रेन में होता है, लोकल ट्रेन में तो हर रोज दो चार होते हैं, पता नहीं एक दो या दो चार, मुंबई लोकल ट्रेन। तो वो कुछ नहीं इसलिए होता क्योंकि वो रेलवे की जमीन है। पीपल आर नॉट अलाउड टू बी ऑन द रेलवे प्रॉपर्टी और द लैंड ऑफ रेलवे। अगर उनको क्रॉस करना है तो वो सही तरीके से, जो लीगल तरीका है, लेवल क्रॉसिंग, अंडरपास या और ब्रिज या और कुछ पेडेस्ट्रियन ब्रिज, उससे ही कर सकते हैं। वैसा रोड में भी है कि आप जा सकते हैं फुल स्पीड में, डिजाइन स्पीड कहते हैं हम। हाँ, अगर लोग थे तो वो क्या वो जेब्रा क्रॉसिंग पे थे? पहला सवाल यही आएगा कि द पीपल आर नॉट सपोज टू बी देयर। ये थोड़े हार्ड ट्रूथ है, देखो। हाँ, वो जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं थे, बैरिकेड नहीं लगाया। अगर एक्सीडेंट है तो बैरिकेड लगाने का है, तो बैरिकेड नहीं लगाया। तो वो किसकी जिम्मेदारी थी बैरिकेड लगाने की? तो बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे, पता नहीं, तो वो तो कोर्ट में चलता है, फिर कोई ध्यान भी नहीं देता। तो ये तीन पॉइंट देखे। एक तो हमने देखा कि अंग्रेज है वो, अगर कोई कुचल जाए, देसी नेटिव आदमी, तो अंग्रेज को कुछ ना हो, इसलिए ये सब कानून रोड के उस वक्त बने थे। और शायद जरूरी भी होंगे, हमें क्या पता। रेलवे के जो कानून इतने स्ट्रिक्ट है, वो जरूरी भी हो गए, हमें नहीं पता। एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे सर्वेज आते थे, उसमें एक सर्वे था ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। मीन्स वो, ओरिजिन मीन्स वो व्यक्ति कहाँ से निकला, और लास्ट में उसको कहाँ जाना है, वो सभी का हम निकाल ले शहर में, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितनी अ, रेलवे की, बसेस की, रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। फिर डिजायर लाइंस ड्रॉ करते हैं ओएनडी में, और उसके मैथमेटिकल मॉडल्स भी होते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होती। हाँ, कोई ना कोई एरिया में जहाँ जमीन का भाव कम हो गया, ऐसी जगह पे शहर फैलते जाते हैं। तो उसका अप्रोक्सीमेट अनुमान लगाना बिल्कुल इजी नहीं है। फिर भी दे बेस्ट जो अप्रोक्सीमेशन है वो ये सर्वे, ऐसे सर्वे से निकलता है। तो उसमें एक वर्ड था ओरिजिन, मूल।
मूल आदमी कहाँ से निकला और उसको कहाँ जाना था या जाना होता है हर रोज। जैसे मुंबई है तो उसमें इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, वो सुबह निकलते हैं, तो घर है वो उसका ओरिजिन है, डेस्टिनेशन मीन्स उसका ऑफिस है, उसकी दुकान है, फैक्ट्री है, या जो कार्यस्थल है, या स्कूल है, कॉलेज है। तो ये जो ओरिजिन शब्द है वो मेरी पकड़ में आया कि ये लड़का कहाँ से निकला और उसको कहाँ जाना था। अगर ये पकड़ कर ले तो बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तो देखा कि वो रात को घूमने जाते थे बच्चे लोग, टीनेजर्स ही कह सकते हैं, 19 में से 6 टीनेजर थी, तो जाते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट। दिन को कभी कभी बहुत धूप होती है या शाम को ट्रैफिक होता है, तो उनसे बचने के लिए लोग थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा ठंडक हो जाए, तो रात को भी जाते हैं। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, होना ही चाहिए, ऐसे ही घूमते हैं तो। लेकिन इतना स्पीड और इतनी लग्जरी महंगी कार, देखो ये दो एक्सीडेंट थे, एक एक्सीडेंट की वजह से दूसरा एक्सीडेंट हुआ। तो पहला जो एक्सीडेंट हुआ वो, उसमें भी लग्जरी जीप थी 20 लाख के ऊपर की, और वो तो थार डेजर्ट के नाम से है। तो वो जो, देखो वो डिजाइन भी गलत है। वो तो कंपनी ने बनाई है रण प्रदेश के उपयोग में, जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं या खेतीबाड़ी के काम चलते हैं या छोटी बड़ी इंडस्ट्री का सामान। तो वैसे जो लोग हैं जो 4 व्हील ड्राइव चाहिए या पावरफुल इंजन चाहिए, तो ओरिजिनली जो थार का डिजाइन है वो शहरों के लिए नहीं है। वो तो रण प्रदेश के लिए है, वो ऑफ रोडिंग के लिए है, ऑफ द रोड, जहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, कच्चा रास्ता है या रास्ता ही नहीं है, वैसी जगहों के लिए वो थार बनाई गई। वो थार टकरा गई। मैं इस पे आता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको लगेगा कि ये अलग अलग बातें कर। दूसरी बात है जेगुआर। जेगुआर तो अरब लोग यूज करते थे, ओरिजिनली वो ब्रिटिश कंपनी थी, और इतना कम माइलेज है कि कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत महंगी तो है, लेकिन चलने में भी महंगी है। 2 3 4 का एवरेज या ऐसा ही कुछ कम एवरेज है। तो एकदम कम एवरेज वाली वो कंपनी बंद पड़ रही थी। लेकिन जेगुआर जो ब्रांड था वो विश्व प्रसिद्ध था। तो फिर टाटा ने वो कंपनी एक्वायर कर ली, और ये जो लग्जरी कार्स है, उनका तो दूसरी कार भी थे, जैसे इनोवा, सॉरी, टाटा की अलग अलग कार्स है। तो उसका जो उसका ब्रांड पोर्टफोलियो है, उसमें उसको थोड़ा लग्जरी डालना था, तो वो कंपनी वैसे भी बंद हो रही थी या बहुत लॉस मेकिंग थी, तो उन्होंने ले ली कि उनका जो इमेज है, इंडस्ट्रियल इमेज, उससे थोड़ा वो उसका रोमांटिक है या लग्जरियस इमेज बने। शायद ये गिनती हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जगुआर अभी अरब लोग भी नहीं खरीदते। हाँ, जहाँ पे तेल बिल्कुल पानी जितना सस्ता है, वहां भी वो कार नहीं बिकती, क्योंकि और ऑप्शंस आ गए हैं। तो सोलर कार आने लगी टेस्ला जैसी, या कहीं पे एक दो फ्लाइंग कार भी है जो उड़ सकती है। तो जो कार का जो अपील था, सेक्सुअल अपील हम नहीं बोल सकते, इसलिए खाली अपील बोल, वो कम हो रहा है।
और इतने स्पीड से गाड़ी चली जा रही है। और वो बच्चा चला रहा है 19-20 साल का। तो ये जो इश्यू है वो बेसिकली हार्मोनल इश्यू है। मनुष्य के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। एक मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। वो एक पूरे 1 घंटे की थी। बहुत ब्यूटीफुल रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री थी। तो मनुष्य का एक उम्र होता है, ये जैसे 10 से 20 या 12 से 22 या 25, उसमें काफी उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और जैसे स्त्रियों को आते हैं जब मेनोपॉज होता है, पुरुष में भी आते हैं जब एंड्रोपॉज होता है। तो तब ये है, ये जो बच्चे हैं उसका जो हार्मोन्स है वो काफी सेंसिटिव होता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो थी उसमें जो एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि देयर इज अ रियोट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनों का हुल्लड़ होता है, शायद यही शब्द था। तो ये एक एज ऐसी है। हाँ, लोग ये नहीं, कार नहीं, कोई भी बात में वो ज्यादा साहसिक होते हैं, ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, ज्यादा एजाइल होते हैं, हर तरह से, इन एवरी डायरेक्शन। हम भी थे कभी, लेकिन हमारे पास ऐसी कार नहीं थी। शायद वो उम्र में हमारे पास ऐसी कार होती और ये सब सुविधाएं होती तो हम भी यही करते। अभी नहीं कह सकते, हम तो कह सकते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे थे वैसे थे, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं। ठीक है, देखो बहुत सारा है, इससे बड़े लोग भी नहीं हुए। ये सप्रेस्ड हॉर्मोन्स है, बायोलॉजी है, वो हार्मोनल है। हॉर्मोन्स निकलते हैं बाहर से, कुछ स्टिमुली आते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिक अपना रिएक्शन देता है। जैसे भय लगते हैं तो हम कांपने लगते हैं, ठंड लगती है तो कांपने लगते हैं, हमारे दांत डग 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 करते हैं। इट्स एन ऑटोमेटिक, क्योंकि बाहर से जो हमें स्टिमुलस मिलता है, हमारी आंख से जो अंदर जाता है, कान से अंदर जाता है, मुंह से अंदर जाता है, हवा में अंदर जाता है, जैसे ही कहीं बदबू आती है तो भी ऑटोमेटिकली छू देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम या मच्छर बैठा है तो हम ऐसे करते हैं बिना देखे। तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। और जब ये हार्मोन का कोई इलाज नहीं होता, वो डिसिपेट होने चाहिए। कोई भी एनर्जी है तो वो डिसिपेट हो नहीं होती तो वे विनाश करती है। जैसे बहुत बड़ा बांध है, वो ओवरफ्लो होता है तो वो पानी में इतनी विराट शक्ति होती है कि नीचे पूरे डिसिपेशन स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर को डिजाइन करने पड़ते हैं, उसके कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर। इतना एनर्जी है उसको डिसिपेट करो, नहीं तो वो जो डैम का फाउंडेशन है उसको ही खत्म कर देती है वो एनर्जी, और वो डैम फेल हो जाता है। तो डिसिपेशन स्ट्रक्चर्स है। तो मनुष्य जैसे जैसे सिविलाइज्ड होता गया, जैसे उसके जो डिसिपेशन स्ट्रक्चर है वो उनको उनसे छीन लिए गए। जैसे मनुष्य नृत्य करता है तो उसमें उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, उसके हॉर्मोन्स है वो ऐसे यूज हो जाते हैं। तो आदमी, हाँ जैसे अभी नवरात्रि आ रही, सब लोग ऐसा करेंगे तो उसके अंदर जो भरा पड़ा है, जो दबाव है, तो उसके ऊपर सांस्कृतिक दबाव। एक तरफ से जो नेचर है वो इरप्ट होना जानती है, और एक तरफ संस्कृति है या व्यवस्था है, वो नियम है, कानून है, वो उसको दबाते हैं। और जितना आप दबाते हैं उतना ही नेचर वो उतने जोर से वो इरप्ट होता है। हम देखते हैं
मणिपुर में अभी इतना वायलेंस चल रहा है। कुछ जातियां है 4-5 वो आपस में कुछ न कुछ कारण है, लेकिन वो बना के बहुत भीषण तरीके से कत्लेआम एक दूसरों का कर रहे। तो ये इरप्शन है। और जब आप नेचुरल जो समस्या है उसका सिंथेटिक हल निकालते हैं, तो वो हमेशा कभी भी परफेक्ट नहीं होता। ज्यादातर केसेस में परफेक्ट होता है, लेकिन वो हमेशा 90% से ज्यादा परफेक्ट नहीं होता। जैसे एक डैम था मोरबी में 79 में, वो डैम टूट गया। डैम नहीं टूटा, डैम के दोनों साइड्स थे एम्बैंकमेंट्स, वो टूटे थे। वो हमेशा मिट्टी के बनते हैं, तो मिट्टी का इतना ऊंचाई से बनाते हैं कि पानी ओवर टॉप ना हो, उसके ऊपर से ना जाए। तो मिट्टी के जो एम्बैंकमेंट है वो हमेशा ऊंचे ही रहते हैं, 6-7 फुट ऊंचे रहते हैं जो हाई फ्लड लेवल है उस। लेकिन हाई फ्लड लेवल है वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री से निकाला है, जब से लोगों ने स्तर मापना चालू किया। तो हाई फ्लड लेवल 70 साल 100 साल जब से इंजीनियर्स वो HFL रिकॉर्ड करने लगे तब का है, उसके पहले का नहीं है। तो वो लोग मान लेते हैं कि 70 साल में यहाँ तक आया, तो अभी इससे 2-4 फुट या 6 फुट उसका नियम है, उसके अनुसार रख दो तो वो सेफ हो जाएगा। लेकिन स्टेटिस्टिकली वो करेक्ट है। लेकिन उनके पास जो ऑब्जर्वेबल डेटा है वही 100 साल का है। तो जब पानी आया तो ओवरटेक हो गया, एम्बैंकमेंट ढह गए, पूरा मोरबी टाउन में हजारों लोग मरे। तो हमेशा आज भी जितने भी डैम है उसकी दोनों जो साइड्स है और जो ओवरफ्लो सेक्शन है वही मेसनरी पक्का है। बाकी जो दोनों साइड्स एम्बैंकमेंट है वो नेचुरली होते हैं या मिट्टी से रॉक से बने होते हैं। तो एक नेचुरल बारिश आई, इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई कि 100 साल में नहीं आई थी। इतना पानी आया कि वो मिट्टी के ऊपर से जाने लगा। तो वो तो कभी हुआ ही नहीं था पिछले 70 सालों में। तो वो ढह गया। अभी थोड़े ही साल पहले, 1-2 साल पहले, वो ब्रिज भी गिर गया जिसके ऊपर से मैं जाता है, क्योंकि वो सस्पेंशन ब्रिज था। और सस्पेंशन ब्रिज में हमेशा वाइब्रेशन रहते हैं, क्योंकि वो पक्का तो है नहीं, वो स्थिर नहीं होता, हमेशा हवा के झोलों के हिसाब से वो घूमता रहता है। तो वो 200 साल, पता नहीं 150 साल पुराना ब्रिज था, शायद 1857 की साल का। तो आज तो 150 साल से ऊपर। तो जब वो घूमता है तो ऐसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेटल में जो स्ट्रेसिस है वो हर टाइम पे रिवर्सल होते रहते। जहाँ पे टेंशन आता है वहां कंप्रेशन आता है, फिर टेंशन आता है, जैसे जैसे झोला हवा का आता है। तो ऐसे मेटल को कुछ नहीं होता, लेकिन जब लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा टाइम होता है, तब मेटल फटीग होता है। बहुत सारे बोइंग विमान इसी तरह से गिरे, क्योंकि आगे कुछ नहीं होता, पीछे जो उसकी टेल होती है वहां पे सभी जो पवन के प्रवाह है वो फिर से इकट्ठे होते, और वो उसकी टेल है वो, उसके ऊपर हर तरह के स्ट्रेसेस आते हैं, भयंकर स्ट्रेसेस आते हैं। तो आमतौर पे कुछ नहीं होता क्योंकि वो मेटल इतनी मजबूत होती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका जो रेजिलियंस है वो चला जाता है।
उसको मेटल फटीग कहते हैं। ये मेटलर्जिकल साइंस है, ज्यादा इसमें मेटलर्जिकल इंजीनियर भी बताएंगे, आप भी वीडियो पे देख सकते हैं। तो वो टेल टूट जाती है तो वाइब्रेशन आ जाता है और पूरा विमान असंतुलित होके फिर गिर जाता है। बोइंग विमान गिरे हैं, सभी विमान गिरते हैं टेल से, हेड से नहीं। जहां पे ज्यादा आते हैं वहां नहीं, वहां जो इकट्ठे होते हैं, जो टेल सेक्शन है, जो सबसे ज्यादा वाइब्रेटिंग होते हैं, तो वो मेटल फटिंग कहते हैं। इसलिए अभी एरोनॉटिक्स में तो कुछ साल के बाद विमान को वो लोग सर्विस से उठाए स्क्रैप कर देते, वो अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नेचुरल सिस्टम है उसके ऊपर सिंथेटिक सॉल्यूशंस हम लगा सकते हैं। हाँ, जैसे मनुष्य ने व्यवस्था बनाई, नियम बनाए, रोड बनाया, लाइटिंग बनाए, बहुत सारे पुलिस बिठा दी, ट्रैफिक का भी था, होमगार्ड का भी था, पुलिसमैन भी था, लोगों को भी इतना एजुकेट किया। हाँ, लोग देखते भी है, पढ़ते भी है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये रॉन्ग साइड में नहीं जाना चाहिए, ये ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, सब ना, वी शुड बी फेयर इनफ, और होते भी है आमतौर पे, नहीं तो हर रोज ऐसा होता। लेकिन वो हमेशा नहीं चलता। हमारी कोई भी सेफ्टी मैकेनिज्म है, वो एक एक्सीडेंट है। मेरा मित्र एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर। वो बोलता है इलेक्ट्रिसिटी तो एक अकस्मात है, ये तो हमें इसकी आदत पड़ गई 24 घंटा, तो 5 मिनट भी नहीं मिलती हमें तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। तो जो मनुष्य द्वारा निर्मित, माने मानव सर्जित, या जो सिंथेटिक कहते हैं, नॉन नेचुरल, जो प्राकृतिक नहीं है, जो बिन प्राकृतिक व्यवस्था है, उसका कोई बल नहीं है। प्राकृतिक जो व्यवस्था है इस, और इसलिए मनुष्य जाति बहुत सफर कर रही है, क्योंकि वो प्रकृति को बराबर समझती नहीं। हाँ, वो समझती है कि ये रूल बना दिया, ये बना दिया, ये सब 4 लेन में से 6 लेन कर दिया, ये ओवर ब्रिज बना दिया, बहुत सारे वहां सेफ्टी मैकेनिज्म है। हाँ, तो ये सब हो गया, ऐसा नहीं। अभी एक ट्रेन हादसा हो गया था, वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो डिजिटल इंटरलॉकिंग है। वो तो अगर कोई इरादा से करे तो भी एक्सीडेंट नहीं हो, वैसी वो परफेक्ट व्यवस्था है। मुझे पता है, पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग हुआ करते थे। अगर देखो, अगर पॉइंट्स सेट नहीं है तो वो सर्किट ही पूरी नहीं होती और सिग्नल ही डाउन नहीं होता। क्योंकि पहले जो पॉइंट का जो की है वो सिग्नल के लीवर में वो डालेगा, तभी सिग्नल का लीवर चले। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट सेट नहीं है तो वो की ही नहीं निकलेगी, वो चाबी ही अंदर लॉक हो जाती। तो पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था अब तक, अभी डिजिटाइज हो गया सिग्नलिंग। करेक्ट, अगर आप चाहे तो भी नहीं हो सकता ऐसा, फिर भी हुआ। तो ये जो मनुष्य का मन है वो हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, सुविधा ढूंढता है। आप उसके ऊपर कितना भी दिमाग के ऊपर या लोगों के ऊपर आप लगा दो, लेकिन उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज है, नेचुरल हैबिट्स है, या नेचुरल उसका जो हॉर्मोन्स है, वो अपना काम कर जाते हैं। अब हम समझते हैं कि क्यों आदमी इतने हॉर्स पावर की कार लेता है। वो तो उसने, बच्चे ने तो नहीं ली होगी, क्योंकि वो तो इतना कमाता नहीं है,
तो उसके फादर ने ली होगी। क्योंकि देखो, ये कुर्ता है, ये कुर्ता 200-250 में भी आता है, और यही कुर्ते पे कहीं पे 500 का भी आएगा, 5,000 का भी आएगा, और 25,000 का भी। तो अगर ये कुर्ता अगर 500 से काम चल जाता है, हाँ, तो कोई आदमी 5-10 हजार का क्यों पहन के निकलता है? एक कार है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए है। हाँ, जैसे मेरी कार है, सेकंड हैंड है, 22 साल पुरानी है, 50,000 है, आज मार्केट वैल्यू होगा, 70,000 में मैंने ली। तो उससे भी हम 5 लोग जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा कार बदलो, कार बदलो, कार बदलो। मैंने कहा क्यों बदलूं? एक कार का जो आयुष्य है, अगर उसका बॉडी ठीक है, तो 100 साल तक पेट्रोल की कार को कुछ नहीं होगा। अभी तो 23 साल ही हुए, अभी तो 75 साल ये कार चल सकती है। मीन्स अगर रस्टिंग नहीं है बॉडी में, तो पेट्रोल की कार। तो बोलते हैं नहीं, क्योंकि उनके जो उसकी फ्रेंड्स है, हेतवी, ये के पास ना, वो सब अच्छा नौकरी करती है, बड़ा कार चला, बड़ा भी सब कार चलाती है अपना। तो इसको ऐसा लगता है कि मैं पापा की कार, और ये भी जूनी चाहे, एकदम पुरानी चल। तो उसको, उसके ऊपर पीर प्रेशर है, PEER। देखो, हमारे मन में हमेशा कुछ लोग हैं, उनके संदर्भ में हम सोचते हैं। जैसे बच्चा है, तो वो देखता है कि मेरे ये दोस्त के पास ये साइकिल है, इसके पास ये गियर वाली साइकिल है, इसके पास ऐसा वाटर बैग है या स्कूल बैग। हाँ, तो उसको, उसका जो कंपैरिजन है वो पीयर ग्रुप से होता है। जो साइकोलॉजिकल रेफरेंस पॉइंट उसने बाहर रखे हैं उसके मन में, आप उसको बोल दो कि नहीं मुंबई में ऐसे, तो कहे वो नहीं, मुझे तो ये सुहास के पास जो कलर की साइकिल है वैसे ही चाहिए। तो जहां जो हमारे रेफरेंस पॉइंट है, एक्सटर्नल रेफरेंस पॉइंट, वो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। वो नहीं डालते, लेकिन हम ले लेते हैं। जैसे विपुल भाई है, वो नौकरी करते हैं, पगार आता है, तो कई सारे जो उसके पास कस्टमर आते हैं, उसको होता होगा कि देखो साहब को कितना अच्छा, ऐसी लो सब व्यवस्था है, ऐसी है, ये है, वो है, तनख्वाह मिलती है। लेकिन उसमें तकलीफें भी है, लेकिन वो तो कस्टमर को तो पता नहीं। शायद विपुल भाई की वाइफ को भी पूरा पता नहीं क्या तकलीफ है। हाँ, ऐसे मोरबी से राजकोट वो ऐसी वैसी टैक्सियों में आना जाना पड़ता है, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, अंधेरे में। तो हम सबका प्लस देख सकते हैं, लेकिन उसका जो माइनस है वो तो उसको पता है बेचारे को। वो तो एक नकाब ओढ़े पर घूमता है, देखो मुझे कोई तकलीफ नहीं। एक आदमी मर्सिडीज में जा रहा है, तो हो सकता है वो मर्सिडीज लोन पर ली हो, उसका हफ्ता आता हो, उसके टायर्स ही कोई बोल रहा था 1.25 लाख के, तो मर्सिडीज के टायर्स आते हैं, और वो मिलते भी नहीं। अगर पंचर हो गया तो गाड़ी आपको वहां रख के फिर छकड़ा छकड़ा मार के टैक्सी करके घर आना पड़ेगा। कंपनी वाला वहां टायर भेजेगा, उसकी वो फिट करेंगे, फिर जाके आपकी गाड़ी। ऐसा हुआ भी एक आदमी के साथ।
होता नहीं, पर लेकिन जब होता है तब ये लग्जरी चीजों में या जो एक्सक्लूसिव चीज है, अलग चीज है, उसके साथ जब मुश्किल होती है तो वो मुश्किल हल नहीं होती। या बहुत तकलीफ से, बहुत देरी से हल होती है। लेकिन सामान्य है तो वो हो जाती है। जैसे मारुति कार है तो वो तो देयर आर मिलियंस ऑफ कार, तो उसके पुर्जे भी कहीं मिल जाते हैं, उसके मैकेनिक भी हर कोने पे बैठे हैं, तो आप कहीं पे रुकेंगे नहीं। लेकिन जो पॉपुलर कार्स नहीं है तो उसके तो पुर्जे भी नहीं है। अभी मेरे यहाँ एक वो लेवल कंट्रोल था, उसका छोटा सा स्विच है, अभी वो यहाँ नहीं मिलता। तो वो मैकेनिक आया, वो बोलता है ये डिसमिस से आप ऐसा करेंगे टेस्टर से तो बंद हो जाएगा, ये मैं मंगवा देता हूँ। तो उसका फैक्ट्री अहमदाबाद है, अहमदाबाद से एक छोटा सा स्विच, हाँ, जो कि 5 रुपए का भी नहीं होगा, उसका कवर वो टूट गया, तो वो वहां से मंगाएगा, फिर इसमें फिट करेगा। और तब तक ये पानी का जो है वो तो चालू रखना पड़ेगा, तो वो उससे करते हैं। अगर सीधा स्विच होता तो ऑन ऑफ आराम से हो जाता है, और अगर बिगड़ भी गया तो तुरंत 5 मिनट में नया स्विच लग जाता है। लेकिन ये अपने आप स्विच बंद होता है, अपने आप चालू होता है घड़ी के हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए आप जब प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ करते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम से तो बच जाते, लेकिन जब आता है तब बड़ा आता है। फिर वो प्रॉब्लम से आप बचने का करते हैं तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हमने आगे भी कहीं देखा था, आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम में गुरुजी ने भी बताया है, शायद एडवांस एसएसवाई में 2 या 3 नंबर का गुरुजी का प्रवचन है, वो आप सुन सकते। तो मैंने भी कहीं आगे है। तो असल में बात क्या है, यहाँ पे 800 करोड़ लोग हो गए। हम जो कुदरती कानून, उसके ऊपर मनुष्य का जो विचार है, या मनुष्य के कानून और व्यवस्था, हम उसके ऊपर बिठाना चाहते। हर जगह जब प्रॉब्लम होता है वो वही होता है। तो मनुष्य जैसा ईश्वर ने बनाया, देखो चिड़िया प्रॉब्लम में नहीं है, कुत्ते को डायबिटीज नहीं है, वो शेर है उसको बीपी नहीं है, या गधा है उसको ताव नहीं है, और आता भी है तो उसको पता नहीं, वो ठीक है, उसको लगता है कुछ है। दे आर नॉट वरीड, दे आर इन पेन बट दे आर नॉट इन वरीड। लेकिन मनुष्य देखो, कुदरत के सब एलिमेंट्स हैं, वो स्ट्रेस फ्री है और मनुष्य स्ट्रेस में है, क्योंकि कुदरत के जो एलिमेंट्स है दूसरे, वो कुदरती है। और मनुष्य है, वो है तो नेचुरल, लेकिन उन्होंने, मनुष्य ने अपने ऊपर नियम डाल दिए खुद ने, नियम और व्यवस्था, हाँ, जो कि नेचुरल नहीं है। हाँ, जो लीगल है वो मोरल है, नैतिक व्यवस्था डाल दी है, कानूनी व्यवस्था डाल दी है, नियमों की व्यवस्था डाल दी है, सामाजिक व्यवस्था डाल दी है, आर्थिक व्यवस्था डाल दी है, राजकीय व्यवस्था डाल दी है, सैनिक व्यवस्था डाल दी है, पुलिस व्यवस्था डाल दी है। मनुष्य ने खुद ने ही अपने ऊपर ये व्यवस्थाओं की एक कैद बना रखी है, जो कि कुदरती नहीं है। इसलिए मनुष्य है वो फंसा है, एक तरफ से कुदरत है वो इरप्ट होती है, और दूसरी तरफ से जो ये सब व्यवस्था है, जो तंत्र है, जो सिस्टम्स है, इंग्लिश में सिस्टम्स के, हाँ, उससे वो बंधा है।
गुरु जी कहते हैं जो बंधा नहीं है सिस्टम से वो तो भाग भी सकता है, जैसे रिश्तों की सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम, कौटुंबिक व्यवस्था है, मनुष्य उसमें गिरा है, उसके ही दो कुटुंबी जन आपस में ठीक नहीं चलता तो वो आदमी न इसको कुछ कह सकता है न उसको कुछ कह सकता है, इसको कुछ कहता है तो वो नाराज हो जाता है, वो ना इसको कुछ कहता है तो वो नाराज होता है, और दोनों को कुछ नहीं कहता तो वो खुद पीड़ा में आ जाता है। गुरु जी बताते हैं कि कैंसर का यही मूल कारण है रिश्ते। ना वो अपनी बीवी से कुछ कह सकता है ठीक से, ना अपनी माँ से कह सकता है ठीक से, न अपनी बेटियों को वो ठीक से कह सकता है। और ऐसा ही सबके पत्नियां भी ना पति से कह सकती है, ना सहन कर सकती है, ना अपनी सास से कुछ कह सकती है। एवरीवेयर हमने एक सामाजिक वो, इसलिए क्या होता है अक्सर आप किसी पे घाव करेंगे तो एनिमल पे, प्राणी पे, तो वो भाग जाएगा, लेकिन मनुष्य ऐसी सिस्टम में से बंधा है। हजारों उसके फर्ज समझाए गए हैं, कानून समझाए गए हैं, नैतिक मूल्य समझा, वो सबसे बंधा है, इसलिए उसके ऊपर घाव होते रहते हैं लेकिन वो भाग नहीं सकता। दूसरे जो कोई भी जीव है प्रकृति, वो तो भाग सकते हैं। कुत्ते को आप ऐसा करो तो फिर वो आपके पास आएगा ही नहीं, दूर भागे। लेकिन मनुष्य है ऐसा तो, कुटुंब में बंधा है, नियमों से बंधा है, तो एक ही जगह पे घाव होते रहते। तो गुरुजी यही कैंसर का कारण बताते हैं, बहुत वंडरफुल है सत्संग, वो हम कभी लेंगे। आमतौर पे घाव होता है तो क्या है, जो मस्तिष्क है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आदेश देती है तो वहां सब रक्त से सब पहुंच जाता है और फिर से वो घाव भर जाता है, इतने में फिर से घाव पड़ता है, फिर से आदेश देता है कि जाओ नए कोष बनाओ, वो घाव को भर दो। लेकिन बार बार वो एक ही जगह पे घाव पड़ता है तो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझती है कि ये तो ठीक नहीं है, वो थक जाती, छोड़ो, तो वो आदेश दे देती है कि नए कोष बनाते ही जाओ, कब बनाते ही जाओ, बनाते, इसलिए नया कोष बनते जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो अंकुश है, हाँ, वो ऑटोमेट कर देती है। तो नए नए कोष बनते जाते हैं बिना किसी आदेश के, ना कुछ, तो फिर वो ट्यूमर बन जाता है कैंसर का। हम क्या वही कहते हैं ना, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स। तो आदमी जितना अच्छा है उतना वो डटा रहता है और एक ही जगह पे घाव पड़ते रहते, ऑफिस जाता है, नहीं जाना उसको तो घाव पड़ते, डैमेज होता है। इसलिए गुरु जी कहता है कि एवरी गुड पर्सन विल हैव ए कैंसर। जिसके रिश्ते अच्छे हैं और जिसका नैतिक मूल्य अच्छे है, वैसे सभी लोगों को कैंसर होगा। हाँ, क्योंकि वो भाग नहीं सकते। हाँ, उसको उसके गुरु भी बताते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, फिक्स इट। तो ये हम कभी देखेंगे, गुरु जी ने कहा है कैंसर और ये जो प्राण घातक जो रोग है जीवलेण, वो सब सीएनएस से आता है, और सीएनएस है वो पूरा समाज व्यवस्था से आता है। अगर वो पति नहीं होता तो भाग जाता,
पिता नहीं होता तो भाग जाता, बेटी से लड़ने का क्या जरूरत, या वाइफ को कुछ कहने का जरूरत क्या पड़ता है। हाँ, दूसरे की वाइफ है, हमें कोई जरूरत बोले नहीं हैरान था। और कि हम कहते भी नहीं ना। तो ये जो रिसोर्सिस है, जो कार 50,000 की वो लड़के को चल जाती, 5 लोग जा रहे थे तो 50,000 की कार आती, तो 95 लाख की कार में वो लड़का क्या कर रहा था। तो बोलते हैं उसकी तो नहीं थी, उसके पापा की थी, तो उसके पापा ने इतनी महंगी कार क्यों खरीदी। सिंपल चीज है, वो दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, समाज में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में। बहुत सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ उसके फोटो आए। ये सब जो दौड़ है वो रिस्पेक्ट की दौड़ है, प्रेस्टीज की दौड़ है। क्योंकि अगर मेरी प्रेस्टीज अच्छी है तो आप मुझ पे भरोसा करेंगे, आप मुझ पे भरोसा करेंगे तो मैं आपका विश्वासघात कर सकूंगा, और मैं आपका विश्वासघात करूंगा तो 2 पैसे या 2-4 लाख, 2-4 करोड़ में प्रॉफिट कर लूंगा आपसे। ये जो प्रेस्टीज है वही असली कैपिटल है, जिसको हम प्रतिष्ठा कहते हैं। ये दौड़ है प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा के द्वारा हम अन्य लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। ध्यान क्यों खींचना चाहते हैं? ये जगुआर कार थी, वो सिंपल कोई मारुति कार, स्विफ्ट वगैरह भी ले सकता था, या सेकंड हैंड मेरे जैसी पुरानी सेंट्रो भी ले सकता है। नहीं, उसको ध्यान खींचना था। ध्यान किसका खींचना था? सिंपल है, वो गे तो है नहीं, समलैंगिक तो नहीं है, औरतों का ध्यान खींचना। तो औरत, वो तो मैरिड है, औरतों का ध्यान क्यों खींचना था? सिंपल है, वो नेचुरल है, इसलिए औरतों का, मादाओं का ध्यान खींचना। ये नेचर में है, सभी नर है वो मादाओं का ध्यान खींचना चाहते हैं। हाँ, जो मोर है वो पंख लगाया था, इसलिए शिकार भी हो जाता है, क्योंकि वो उड़ नहीं सकता, तो बहुत सारे पशु उसका शिकार भी कर लेते। लेकिन वो पंख लगा के वो क्या करता है, वो अपनी मादा को ध्यान खींचना चाहता है उसके पास। प्रजनन करना चाहता है, प्रोक्रिएशन। तो ये 95 लाख की कार है, वो कार तो 1 लाख की भी मिलती। तो 94 लाख, वो बिजनेसमैन है, उसने 94 लाख ज्यादा क्यों दी? सिंपल है, पॉलिटिशियनों का विश्वास जीतने के लिए, वहां अपना प्रेस्टीज बनाने के लिए, बिजनेसमैन का बताने के लिए कि मेरा ये प्रेस्टीज है, ताकि उससे लोन ले सके या उससे फंड, फाइनेंस हासिल कर सके, और उससे और ज्यादा पैसा कमा सके। और ऐसा भी नहीं है, मूल कारण, अच्छा वो सब अगर पैसे बढ़ भी गए, सत्ता बढ़ भी गई, तो क्या करेगा वो? सिंपल है, आप देख लो सबसे सत्ताशाली व्यक्ति कौन है विश्व में? हाँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट क्लिंटन। क्या कर रहा था वो ऑफिस में? मोनिका लेविंस्की। अब यूट्यूब पे, गूगल पे देख ले, सब कोर्ट रिकॉर्ड पे। तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली और सबसे व्यस्त ऑफिस है, वो भी इसी कारण से है,
तो बाकी के सब तो छोटे छोटे ऑफिस है, उसमें क्या होता होगा, उसका हेतु क्या होता होगा, यही है। देखो एक सिंपल टी शर्ट है अनब्रांडेड, हाँ वो लारी पे 60 रुपीज का बहुत अच्छा मिलता है कॉटन का, उसके बदले 600 का, 1200 का, 2-2 हजार के टी शर्ट, हाँ वो यहाँ पे कोई चित्र है कोई ब्रांड का, हाँ लेडीज वैसा क्यों लेती, अपना प्रेस्टीज जमाने के लिए। यहाँ से मैं गोल्डल क्यों नहीं जाता, अमरेली क्यों नहीं जाता, और अमरेली जाता भी हूँ, हाँ, तो मैं यूट्यूब पे क्यों वो कहीं पे सेल्फी लेके नहीं रखता, लेकिन अमेरिका जाता हूँ, हाँ तो वहाँ ऐसे पेरिस जाता हो तो वो टावर पीछे दिखे, या अमेरिका जाता हो तो कहीं वहां के मॉन्यूमेंट्स दिखे, प्रेस्टीज जमाना चाहता हूँ, सिंपल। और मैं गे तो हूं नहीं, या कोई भी गे नहीं है, यहाँ पे 400 करोड़ लोग हैं, बेसिकली तो कोई गे नहीं है। कुछ लोग लेडीज के नखरे झेल नहीं सके, वो 1% गे हो गए, वो अलग बात है। ये सब पैसा जो है वो सिर्फ मादाओं को ध्यान खींचने के लिए है, हार्मोनल। इकोनॉमिक्स में इसको वेबला कंजम्पशन कहते हैं, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, या उसको कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन भी कहते हैं, विशिष्टता दर्शक खपत। देखो आपके पास भी वही टी शर्ट है, मेरे पास भी वही टी शर्ट है, पूरे गांव के पास भी वही टी शर्ट है, तो मादाओं का ध्यान मेरे पे कैसे जाएगा। हाँ, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मेरे टी शर्ट है उस पे कुछ चित्र लगा दूंगा, कुछ लोगो लगा दूंगा, कुछ बटन में डिफरेंस कर दूंगा, या मेला कर दूंगा, या इवन फाड़ दूंगा, जिसमें लोग फाड़ ही रहे। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, प्लीज लुक एट मी, सी हाउ आई एम स्पेशल। 800 करोड़ लोगों के बीच ये स्पर्धा चल रही। हाँ पहले तो वो एक दूसरे को मार डालते थे, बाला तिल तलवार, आज एक दूसरे को अपनी चीजों से थोड़ा ना हम सुधर गए ना, सांस्कृतिक कल्चरल इवोल्यूशन हो गया। अभी तो टीचर भी होते हैं, वो देखते हैं, देखो आई एम डिफरेंट, आई एम ग्रेटर, आई एम बिगर, आई एम बेटर। और ये किसको दिखाना चाहते हैं, मर्दों को ना, कोई मर्दों को नहीं दिखाना, क्योंकि कोई गे तो है नहीं, एटलीस्ट गेज आर नॉट मोर देन 1%। तो इतने युद्ध होते हैं, फिर इसके लिए हमें संसाधन चाहिए, द्रव्य चाहिए, भौतिक संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए हमको स्पर्धा में उतरना पड़ेगा, कन्फ्लिक्ट होगा, स्पर्धा होगी, हर जगह स्पर्धा है आज देखो। और स्पर्धा में आपने अचीव कर लिया, फिर क्या करने का, फिर बात तो वही लंगोट की आके खड़ी रही। देखो आदमी बहुत कुछ अभ्यास करता है, फिर वो नौकरी धंधा या कुछ करता है, फिर अनुभव आता है, फिर समझ आती है, इतना सारा अभ्यास, इतना सारा अनुभव, इतनी सारी समझ, वो पीड़ा से आती है, इतना सारा समय, इतना सारा श्रम, वो सब समझ, अनुभव, ये सब आके फिर वो पैसा क्या करता है, हाँ?
कुछ उसमें से कॉमन ढूंढता है, कुछ नियम बनाता है, पद्धति बनाता है, व्यवस्था खड़ी करता है। नियम कहाँ पे लिखते? बुक में। करे फिर वो नियम को कोई ना करे तो इसलिए उसके ऊपर एक डंडा रखता है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, मॉब भी डंडा है देखते। तो जो नियम बनाता है उसके ऊपर डंडा होता है। फिर डंडा भी डंडा बनने के लिए डंडा नहीं है, क्योंकि तो वो डंडा बना रहेगा। आप उसके पीछे थैली होगी पैसों की, और डंडा किसके कंट्रोल में होगा? वो थैली के पैसों की। तो नियम है वो हमेशा डंडे के अंकुश में है, डंडा हमेशा पैसों के अंकुश में। और वो जो डंडे के हिसाब से जो पैसा इकट्ठा होगा, वो किसके चरणों में गिरेगा? लंगोट के चरणों में। इसलिए आदमी जो कुछ भी करता है, इवन सोचता भी है, वो भी इसी के लिए सोचता है, स्पर्धा के बारे में, कि कैसे मैं ध्यान खींचूं, कैसे प्रतिष्ठा कमाऊं, कैसे रिस्पेक्ट ले लूं, कैसे सत्ता, प्रभाव, अंकुश, पद, प्रतिष्ठा, मान, स्थान, मर्यादा। हाँ, क्यों? किसको अर्पण करना है? लंगोट को अर्पण करना। आप देखो, 3000 साल का आप इतिहास देखेंगे तो 5000 से ज्यादा युद्ध हुए और अनगिनत लोग मर गए, और जो घायल हुए उसका तो कोई, और पूरे पूरे राष्ट्र तबाह हो गए, पूरा समाज तबाह हो गया। 100 200 साल का पीछे चला गया, उसकी जो मेहनत था, वो उसकी जो सफलता थी, वो सब नष्ट हो गई। 200 साल पीछे चले गए युद्ध के कारण। लेकिन युद्ध क्यों हुआ? प्रदेश के कारण। और प्रदेश जीत कर क्या किया? मुंबई दहेज में दे दिया, आपको पता है? मुंबई के लिए युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर दोनों में सुलह हो गई। एक एक राजा था यूरोप का, उसने बेटी दे दी, स्पेन का या पता नहीं कहाँ का। तो बदले में वो राजा ने मुंबई दे दिया उसको, दाइजे में। जैसे हम हमारी बेटियों को कुछ देते हैं, गहने या कपड़े या घर की चीज वस्तु, वैसे करियावर, गुजराती में करियावर, दहेज। तो वो मुंबई जीतने के लिए या कोई भी प्रदेश जीतने के लिए अंततः बात तो लंगोट पे आके रुकी। पिछले 500 साल में जितने भी आक्रमण हुए, उसमें से 90% आक्रमण यूरोप के राजाओं ने किए। क्यों किए? वो मिलते हैं शाम को, देखते हैं कि इसकी बेटी अच्छी है, इसकी बहन अच्छी है, इतनी पत्नी अच्छी है, इसकी गर्लफ्रेंड अच्छी है। वो हासिल करने के लिए दे वर कॉम्पिटिंग अमंगस्ट ईच अदर, और वही लोग आज नोबेल प्राइज दे रहे हैं। और वही नोबेल प्राइज में मूर्ख लोग लाइन में लगते हैं कि देखो मुझे नोबेल प्राइज मिला। करेक्ट? नोबेल कौन था? उसने डायनामाइट बेचा वर्ल्ड वॉर में, हिटलर को भी बेचा, इसको भी बेचा, और इतना पैसा कमाया, लेकिन पूरा राष्ट्र को नष्ट कर दिए कितने। एक वॉर क्रिमिनल है नोबेल, और उसके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो ब्रेन है, वो वो अपना वो तोहफा कबूल करो, ऐसे खड़े रहते हैं।
ये कौन सा अकल हुआ, ये कौन सा ब्रेन हुआ? हाँ, वहीं से अभ्यासक्रम आते हैं। यही जो लोग हैं, जो सेवेज है, आप वो कोनान द बारबेरियन पिक्चर देखना, दे आर बेसिकली सेवेज। वो तो यहाँ से सब चुरा के अभी संस्कृति की बात कर रहे हैं। ताजा मजा 200 साल 300 साल की बात है। वो 2500 साल पुरानी जो संस्कृति है ईस्ट में, चाइना में है, यहाँ पे है, अरबस्तान में है, उसको सिखा रहे हैं। क्या सही क्या गलत बोलो? इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे वहां सीखने जा रहे हैं। क्या सीखेंगे यार? वही सीखेंगे कि लाभ कैसे मिले और तो को इम्प्रेस कैसे करे। Except fornication, I don't think they will learn much. वो भी ध्यान खींचना चाहते हैं। देखो, मैं यहाँ पढ़ के आया, ये यूनिवर्सिटी का है, वो कोई ये देश यूरोप के जाता है, कोई वो देश जाता है, कोई ना। असल में वहाँ एडमिशन लेना इजी है। यहाँ आईआईटी में नहीं मिलता, आईआईएम में नहीं मिलता, आईएएस में नहीं मिलता। करेक्ट, उससे 10 गुना एडमिशन वहाँ इजी है। और वही लोग यहाँ आके, जैसे कोई बड़े ज्ञानी है, से आके घूमते हैं। तो ये सब हंसी मजाक का सबसे आपको समझना है कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वही गलत है। और वो रेफरेंस पॉइंट हट गए हैं। देखो, ये हाईवे का जरूरत क्या है, रेलवे का जरूरत क्या है, एयरपोर्ट्स का जरूरत क्या है, या शिपिंग का जरूरत क्या है? कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी जो जरूरतें हैं उसमें से 10% ही असली है, 90% तो दूसरों को लपेटने के लिए है। अब जैसे आपको कहीं विदेश में कुछ चीजें भेजनी है तो कुरियर से चली जाएगी। पैसा भेजना है तो बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। कैश भेजनी है तो उसके भी वो कुरियर होते हैं, आंगड़िया, उसमें चला जाएगा। कुछ बड़ी चीज भेजनी है तो वो शिपिंग हो जाएगी। उससे कुछ बात करनी है तो फोन पे आ जाएगी। उसको रूबरू मिलना है तो वीडियो कॉल हो जाएगा। कुछ क्लास भरना है तो जूम पे हो जाएगा। आपको किसी को भी उसके कमरे से निकलने का जरूरत ही नहीं है जहां पे इंटरनेट है। तो ये बच्चे निकले क्यों घर से? द ओरिजिन ऑफ डिजायर, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे का मैंने आगे किया। दूसरा है ओरिजिन एंड डिजायर। वो डिजायर क्यों आई? नेचुरल। अगर उसके मित्रों से बात करनी तो फोन पे हो जाती, वीडियो कॉल हो जाता, टेक्स्ट मैसेजेस हो जाते, ईमेल हो जाते। पैसा भेजना तो ये आराम से हमसे ज्यादा वो सब करते। तो वो जो 6 बच्चे थे, हाँ, उसमें से किसी को घर से के रूम से बाहर निकलने का जरूरत नहीं था। क्योंकि अभी तो लेटरिन भी रूम में ही होता है। लेकिन गाड़ी थी, दिखानी थी, स्पीड थी, दिखानी थी, रुतबा था, वो दिखाना था, प्रभाव था, अंकुश था, सत्ता थी, धन था। उसके द्वारा दूसरे को वशीभूत करना था, हिप्नोटाइज करना था। और हिप्नोटाइज क्यों करना है? ऑब्वियसली मिसयूज करना है। और ये तो बच्चे हैं, वो तो हार्मोन के कैदी है। उनको, वो बेचारे को पता ही नहीं है कि ये बात इतनी डीप है। हमारे यहाँ तो काफी समझदार लोग, 30 40 50 60 के लोग भी एक दूसरे को इम्प्रेस करने में पड़े।
10 गुना खर्चा होगा। हाँ, एक टी शर्ट आप अनब्रांडेड लेंगे, हाँ, तो 100 का आएगा, और उसमें ही किसी ने कुछ चिपका दिया, कोई ब्रांड का लोगो या कोई छोटा सा चित्र, तो उसके 1000-1200 ले लेंगे। और ये खरीदने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है, देखने वाले को भी पता है, और दिखाने वाले को भी पता है, और फिर भी ये नाटक चलता है। तो एक 100 रुपये की चीज का आदमी 1000-1200 क्यों देता है? नेचुरली वो किसी को आकर्षित करना चाहता है। किसको? मर्दों को तो मर्दों को आकर्षित करना नहीं होता, औरतों को आकर्षित करना। वैसे ही औरतें क्यों इतना खर्चा करती? ऐसे ही दुनिया $40 ट्रिलियन खर्च करती है, ज्यादा। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा $40 ट्रिलियन प्रति वर्ष ज्यादा खर्चा करती है। और $0.03 ट्रिलियन में पृथ्वी पर हर एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, उतना उसको भोजन मिल सकता है। लेकिन $0.03 ट्रिलियन, हाँ, वो अन्नदान या अन्न प्रसाद में खर्च नहीं करते। लेकिन $40 ट्रिलियन ये वेबला कंजम्पशन कह लो, कंस्पिकुअस कंजम्पशन कह लो, या सेक्सुअल कंजम्पशन कह लो, हाँ, जो प्रेस्टीज के द्वारा या रिस्पेक्ट कमा के या एम्बिशन के द्वारा, हाँ, दूसरों का जीवन को अंकुशित करने के लिए, शोषित करने के लिए जो करते हैं, वो $40 ट्रिलियन पर ईयर। मैंने कहीं मैसेज में लिखा है। हाँ, इसमें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। तो क्योंकि हम दूसरों पे असर डालना चाहते हैं, आप समझे, दूसरों का ध्यान खींचना चाहते हैं, दूसरों पे असर डालना चाहते हैं, फिर असर डाल के उसको लपेटना, अपनी जाल में लपेटना चाहते हैं। और सभी क्षेत्र के लोग, ऐसा नहीं, कोई कोई धार्मिक लोग भी ऐसे हैं, जो पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। तो ये एक महारोग है, जिसके कारण, देखो, ये सब पृथ्वी से आता है। हमारा जो कंजम्पशन है, उसके लिए प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? वो धरती का विनाश करके आता है। जंगल काटो, धरती काटो, कारखाने डालो, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अब खरबों टन डाला है, वो डालो, हजार उपद्रव, झंझट, कोई देश पर आक्रमण कर दो, कोई देश को अंदर से तोड़ दो, कोई देश को बाहर से तोड़ो। ये सब रिसोर्सेज के लिए आता है। रिसोर्सेज क्यों चाहिए हमें? कंजम्पशन के लिए। कंजम्पशन माने खपत, वपराश। उत्पादन के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल के लिए, कच्चा माल से उत्पादन होता है, उत्पादन से कंजम्पशन होता है, वपराश होता है, और वपराश से हम अपना प्रेस्टीज बनाते हैं, और प्रेस्टीज से हम दूसरे लोगों को पे असर डाल के उसका वशीकरण करते हैं, आर्थिक, आर्थिक आधारों पे उसका मानसिक वशीकरण करके फिर उसको शोषित करके फेंक देते हैं।
जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे या पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो ये बात तुरंत समझ में आ जाए। और विनाश किसका हुआ हो रहा है? पृथ्वी का विनाश हो, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन के साथ पॉल्यूशन जुड़ा है। हाँ, ये एक एसी है तो वो इतना पॉल्यूशन पैदा करता है, 1800 वॉट वो बिजली खाता है। तो वो बिजली कहाँ से आती है? कोयला जला के आती है। कोयला कहाँ से आता है? बिहार और उड़ीसा से। हाँ, तो वहाँ जो कोयले के लिए जो गुंडागर्दी होती है, वो किसके पैसे से फाइनेंस होती है? मेरे पैसे से। मैं जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैं ये पैसा नहीं देता। हाँ, तो उसकी खपत नहीं होती, खपत नहीं होती तो उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं होता उसके लिए जो भी वायलेंस है, जो भी अनटोवार्ड है, वो नहीं होता। तो ये सब चालू कौन रखता है? जो कंज्यूमर है वो, क्योंकि कंज्यूमर वो फाइनेंसर है वो लाइन का। अगर दारू कोई खरीदेगा ही नहीं तो दारू कितने दिन टकेगा? डिमांड है इसलिए इंडस्ट्री है, कॉमर्स है। डिमांड ही नहीं है तो क्या करेगा? दारू का मालिक कितना पिएगा? पी पी कर पड़ा रहेगा वहां। 15 दिन में सब दारू की फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर कोई खरीदेगा। दूध में नहीं खरीदेगा तो सब डेयरी बंद हो जाएगी, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक। इसका मतलब गाय के साथ डेयरी इंडस्ट्री में जो अत्याचार हो रहा है, उसका पैसा कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। So consumer is the financier of the every untoward activity on this earth. कंज्यूमर के पैसे से ही सब उपद्रव चलते। वॉर भी, वॉर कहाँ से चलती है? उसके लिए एक्सप्लोसिव चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। वो कौन देते हैं? हमारे जैसे लोग ही देते हैं टैक्स में पैसे। भले कोई और देश के देते देखो दुनिया में कहीं भी आक्रमण मंत्रालय नहीं, तो फिर कोई देश को संरक्षण मंत्रालय की क्या जरूरत? आप समझते हैं? 200 के करीब देश में एक भी देश में आक्रमण मंत्रालय नहीं है, मतलब कोई आक्रमण तो करने नहीं वाला। तो हर एक देश में संरक्षण मंत्रालय की क्या जरूरत? ऐसा आप समझे? तो बहुत सारे सेक्टर्स है, मीडिया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, फैशन है, टूर्स है, ट्रैवल्स है, डेयरी है, मीट है, फिशिंग है, इंश्योरेंस है, एनर्जी है। ये सब कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के उदाहरण है। वो सब मिला के 40 ट्रिलियन के ऊपर दुनिया खर्च करती है और फिर भी इतनी दुखी है। अगर समझो कि ये 40 ट्रिलियन बचा लेते तो ये दुनिया में 2 साल में ही स्वर्ग हो जाता। सबके पास अच्छा मकान होता, 10 जोड़ कपड़े होते, 1 साल में ही या 1 महीने में ही हर साल $40 ट्रिलियन हम दूसरे को प्रभावित करने में, अंकुशित करने में, दूसरे का ध्यान खींचने में, दूसरे को हिप्नोटाइज करने में, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करने में लगे हैं। और ये जो बच्चा है वो हम में से एक है। उसके पापा ने चाबी दी, तो वो तो जो हम करना चाहते हैं वही वो करना चाहते हैं। सिर्फ उसके पास सुविधा थी, हमारे पास सुविधा नहीं।
या उम्र नहीं है, क्या फर्क? करेक्ट, ये सब कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन के वह देखो, इतने सारे लोग हैं, वो पाइप में रह रहे हैं, गटर में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, और हमने पिछले 10 साल में 50 लाख करोड़ के रोड बनाए। तो उससे 10% में सबके घर बन जाते। तो हमारे पास पैसे हैं तो पहले रोड बनाना चाहिए कि घर बनाने चाहिए? लेकिन रोड में, आप समझे बात यह है, हमें समस्या में रस नहीं है, उसके समाधान में भी इतना रस नहीं है, लेकिन वो समाधान में हमें कितना लाभ होता है, इसलिए हमें वो समाधान में रस है, वैसा हम दिखाते हैं, है नहीं? सी, लॉयर डोंट चेज जस्टिस, डॉक्टर डोंट चेज हेल्थ। या कोई भी प्रोफेशन ले लो, गुरु भी ध्यान रखते हैं कि इसको मोक्ष न मिल जाए। हाँ, ये मोक्ष मिल गया, देखो तो मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी मेरा ख्याल कौन रखेगा? अगर ये गुरु हो गया तो वो शिष्य मिट जाएगा, और शिष्य तो पुत्र के समान होता है, फिर मेरा क्या होगा? इसलिए गुरु घुमाता रहता है शिष्यों को। ये तो आखिरी बात है। अंतिम बात मैंने आपको कही। तो फिर लोग ध्यान रखते हैं कि जो समाधान से उसको लाभ मिलता है, जो समस्या के समाधान से वो समस्या बड़ी होती जाए। अगर एक समस्या है, उसका कोई समाधान है, उसके साथ मेरी रोजी रोटी और मेरा सब ये कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन जुड़ा है, तो मैं क्यों वो समस्या कम हो वैसा चाहूंगा? पागल हूं क्या? लोगों को समस्या बढ़े उसमें रस है। समस्या बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, जो उसको सॉल्व करने का दिखावा करे। और वो तो चाहेंगे कि ये समस्या और अलग अलग टाइप से हो, हजारों तरह से हो, हजारों गुना बड़ी है तो उसका लाभ भी हजारों गुना बड़ा होगा। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि शिक्षक ये नहीं कर सकता। शिक्षक वही है जो आपने को क्रमशः बिन जरूरी बनाता है, फालतू बनाता है, कि अभी आपको सिखा दिया, अभी मेरे पास ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं आपको सिखा सकूं। लेकिन शिक्षक के सिवा सभी ऐसे प्रोफेशन है, वो चाहते हैं कि उनकी जरूरत बनी रहे। वो तभी बनी रहेगी जब तक समस्या बनी रहेगी। तो वो क्यों समस्या सॉल्व करेंगे? या उसकी समस्याएं बढ़े ताकि उसके 2 बच्चे हैं तो समस्या 2 गुनी है, 4 बच्चे हैं तो वो चाहेंगे कि समस्या 4 गुनी, ताकि उसका काम भी 4 गुना बढ़े, वो सॉल्यूशन का, और ताकि उसका जो लाभ है वो भी 40 गुना बढ़े। द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी इज दिस, इसमें से सही जो रास्ता है वो कैसे चुने?
और जो रास्ता आपको मुक्त करता है वो दूसरों को भी मुक्त करता है। जब आपकी जरूरत नहीं है तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप आनंद में रहेंगे, रेस कोसड़ी पाड़िए बेसवानु बैठेंगे, ऐसे गप्पे मारेंगे। ना तो मेरे पास कुछ पद है, ना प्रतिष्ठा है, कुछ है। अगर वो कुछ होता, हाँ, तो मुझे बहुत सारे नियंत्रण में रहना पड़ता। अभी मैं जो दिल की बात है वो आपको प्रामाणिकता से बता सकता हूँ। हाँ, जब आपकी जरूरत रहती है तो आपको तो मजा आता है, हाँ मेरी जरूरत है, देखो मैं गया तब ये बैंक की ब्रांच चालू हुई, लेकिन फिर आप बन गए, आपको किसी भी हालत में वहां पहुंचना पड़ेगा। तो आपको ऐसा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसा निर्माण करना है कि आपकी जरूरत ही ना रहे। और तो ही आप एक महान शिक्षक है या सच्चे शिक्षक। मैं देखता हूँ कई गवर्नमेंट स्कूलों में वो दिखाते हैं कि टीचर सोया है और बच्चे पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। सच्चा शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए। वो धीरे धीरे बचपन से ही वो बच्चों को सिखा दिया कि मेरे पे आधार नहीं रखना। तो वो जो बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे और उससे ही वो सीखते जाएंगे। और जिसको सीखना ही है उसके पास टेक्स्ट बुक तो है ही। अभी तो मोबाइल पे टेक्स्ट बुक आती है, गुजरात गवर्नमेंट की सब टेक्स्ट बुक है वो मोबाइल पे है। तो टीचर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। टीचर का काम अपने को अनावश्यक बनाना है क्रमशः। और वो राजी होता है कि देखो मेरे बिना भी चला, मेरे बिना भी स्कूल चली, मेरे बिना भी कॉलेज चली, मेरे बिना भी यूनिवर्सिटी चली, मेरे बिना भी ये तालीम चली, और मेरे बिना भी घर चला, मेरे बिना भी बैंक चली। तभी तो वो कुछ कर सकेगा। अपना हॉबीज है, सनसेट देखना है, थोड़ा वॉकिंग करना है, रगड़ा पाँव खाना है। जीवन में हमें मुक्त होना है तो अमन अनावश्यक बनना पड़ेगा। हम जैसे ही अनावश्यक बनेंगे हमारा रिस्पेक्ट चला जाएगा, हमारी प्रेस्टीज चली जाएगी, हमारे रिश्ते भी चले। ठीक है, मुक्ति के लिए ये ऑब्वियसली एक मुक्ति का मार्ग है, लहर है, मुझे तो वो जाना देना पड़ेगा। अभी तक हमने देख लिया वो करके, थोड़ा 2 घंटे है दिन में ये भी करके देख। तो मैं चलने जाता हूँ, मोबाइल भी इधर पड़ा है, चश्मा भी इधर पड़ा है, एक वो रुमाल है, और घुटने थोड़ा पेन है तो सैंडल पहन के चला जाता हूँ। वहां घड़ी की भी क्या आवश्यकता है, चश्मा स्पेक्स भी क्या आवश्यकता है, हाँ, पैसे की भी क्या आवश्यकता है, कुछ 2 घंटे के लिए तो चलता है बिना पैसे के। तो हम जो दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, हाँ, दूसरे से हम अलग है, बड़े हैं, स्मार्ट है, हाँ, समृद्ध है, अगर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप है और किसी को जरूरत है तो देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो आपके घर में पाइप लीक है तो आप मुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन मुझे जाके घर घर वो कि मैं बड़ा प्लम्बर हूँ ये
ये कोई आवश्यकता नहीं है, कर सकते हैं फॉर द फन ऑफ इट, सम ऑफ द कैन, वी ऑल डू दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन है हमारे पास, वो मैं आपको बताऊं। जैसे बड़े हैं 60 साल के, हाँ, वो भी ऐसे जीन्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, हाँ, औरतों का ध्यान खींचने के लिए, हाँ, क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं, जिम जाते हैं, इवन योग प्राणायाम भी करते हैं कि मैं यंग दिखूं। औरतें भी ब्यूटी पार्लर में जाती है, खर्चे करती है दर्जी के पास, या वो अभी तो अमेजोन आ गया, सब पेडेड गारमेंट्स वगैरह, या कॉस्मेटिक सर्जरी है, क्या वो कोई है वो हॉलीवुड की, वहाँ की अमेरिकन, तो बहुत सारी औरतों ने 20-20, 25-25 कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, थोड़ा प्लास्टिक इधर डाला, पता नहीं कहाँ कहाँ, क्या जरूरत, ठीक है करो, मौज है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, इट इज द एंड ऑफ द डे। और as long as it is not end of the day, it is not end of the day, दोनों चीजें सही। लेकिन थोड़ा हम देख सकते हैं कि $40 ट्रिलियन हमें एक दूसरे का ध्यान खींचने के लिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पाने के लिए, मान सम्मान आदर सत्कार पाने के लिए $40 ट्रिलियन का खर्चा करना जरूरी है क्या? हमें प्रेम चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन हम समझते, दोनों को सेम समझते हैं। हम सम्मान को प्रेम मानने की बहुत बड़ी गलती करते, जो यहाँ काठियावाड़ में कुछ लेडीज है वो नहीं करती। वो कृष्ण अभी जन्माष्टमी आवसे, तो जन्माष्टमी वो जो गरबा गाते हैं, हाँ, उसमें कृष्ण को थोड़ी सॉफ्ट गालियां भी देते, उसका भी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। कृष्ण इज लव्ड, रामा इज रिस्पेक्टेड, राम को तो मैं भी रिस्पेक्ट निकल ही जाता है, लेकिन उसको प्रेम करना बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। लेकिन कृष्ण इज ऑलवेज लव्ड एवरीवेयर बाय एवरीवन, करेक्ट। इसलिए अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, हाँ, जितना हमको प्रेम मिलेगा तो हमें ये प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, एम्बिशन, ये सब जो चक्कर है, बड़े बहुत बड़े चक्कर, बहुत बड़े चक्कर, और बहुत बड़े खर्चे हैं, बहुत बड़ा उपद्रव है, वायलेंस है, ये दुर्घटनाएं हैं। भले हम नहीं बच सकते, मैं समझता हूँ, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द गटर। लेकिन गटर में अगर हम थोड़ा ऐसे हो जाए तो हमें चांद तारे दिखेंगे। तो ये एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन भी कह लो, विकल्प, जो हम कभी कभी शाम को 2-4 घंटा, या कभी भी हम जितना हो सके उतना हम प्रेम को ग्रहण करें, प्रेम के लिए प्यासे भी रहे। लेकिन जो रिस्पेक्ट है, एम्बिशन है, प्रेस्टीज है, उन चक्करों से अगर हम बच सके तो बहुत सारे युद्धों से, जो 3000 साल में हमने देखा कि 5000 युद्ध हुए, और वो तो कुछ नहीं थे, भाला तलवार से लड़ते थे। अभी तो हमारे पास 1-1 लाख एटम बम है धरती पे। अगर ये युद्ध हो गया तो बहुत करुण हो जाएगा, और ये कंजम्पशन में ही होता है। युद्ध क्या है? वो रिसोर्सिस के लिए कन्फ्लिक्ट है। रिसोर्सिस क्यों चाहिए? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन क्यों चाहिए? कंजम्पशन के लिए। और कंजम्पशन क्यों चाहिए? दूसरे का ध्यान खींचने के लिए, दूसरे पे अपना अंकुश, अधिकार, प्रभाव
ये डालने के लिए। ये क्यों हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमारे में एम्बिशन क्यों है, रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, प्रेस्टीज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें प्रेम नहीं मिलता है। हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें ध्यान नहीं आता, हमारे पास पूंजी नहीं है, तालीम नहीं। तो ये तालीम कहाँ मिलेगी? वो सब SSY ट्रेनिंग है या कोई भी जो ट्रेनिंग है, इवन भौतिक ट्रेनिंग है, उसमें भी आपको ये सब सीखने को मिलेगा। जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग्स है। हाँ, आप एक वेबसाइट है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनर्स, वो आप वेबसाइट देख सकते हैं। उस पर बहुत सारा एक्टिविटीज है, फनी एक्टिविटी है, जिसके द्वारा बहुत बड़े पॉइंट्स, बहुत हंसते खेलते हम सीख सकते हैं। और SSY ट्रेनिंग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही साइंटिफिक है, स्टेप बाय स्टेप है। ये मैं जो भी सीखा हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ है गुरुजी का और SSY तालीम का। इससे कुछ ज्यादा प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे झमेलों से मैं बच गया, जीवन को सही उसमें देख सका, थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी से। तो आपके लिए भी ये सब उपलब्ध है। 500, 1000, 2000 रुपये में आपको ज्ञान मिल जाएगा, जो आपको 1000-1500 साल में भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी जो झमेले हैं, क्योंकि देखो, झमेला आपको पकड़ता नहीं, आप झमेले में पड़ते। संसार ने आपको पकड़ा है, संसार को पता ही नहीं है, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप चले गए तो संसार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन दुनिया ऐसे ही चलेगी, 2-4 लोगों को छोड़ के। ये तो मैंने संसार पकड़ा, फिर मैं बोलता हूँ कि ये खंभा एकदम गर्म लगता है, हाथ से जल जाता है, तो भाई खंभा छोड़ दो, संसार तो खंभा है। अच्छा, मत छोड़ो, लेकिन थोड़ी देर तो छोड़ दो, फिर 2 घंटे के बाद पकड़ लेना फिर से। तो ये हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटीज है। इतना नहीं, ऐसा हो भी रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो भी रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को क्लैरिटी बढ़ेगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे। मामला तो ये जगुआर का, कार का, स्पीड का, प्रेस्टीज का, हॉर्मोन्स का नहीं था। मामला तो मोहब्बत का था, मैत्री का था। वो सब कहीं पे साइकिल पे भी जा सकते थे, या कोई पार्क में मिलके ना, पहले हम पिकनिक करते थे 50 साल पहले, 40 साल पहले, वैसे अपने अपने घर से थोड़ा नाश्ता लेके पार्क में भी मिल सकते थे। ठीक है, ये सब दुविधाएं है, इससे हम भी नहीं छूटे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, कि 50 साल का लोग समझ ले, कि 40 का समझ ले, 30 का समझ ले, ये तो बच्चे 20 साल। एट द एंड ऑफ द डे वहां कोई इंटेंशन तो था नहीं, उसका इंटेंशन तो था नहीं, हो गया ये हार्मोन के चक्कर में, दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में। तो उससे तो हम भी नहीं छूटे। बड़े बड़े महात्मा भी अब देखो जमे पड़े दूसरों को प्रभावित करने में। तो ये बच्चे कहाँ से ये भावना से मुक्त हो, वो भी तो हमें सोचना चाहिए, वो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एजेंसियों को। ये 3 ही बातों का चक्कर था, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और एम्बिशन, PRA। और हर जगह ये है, पिछले 3000 साल में 5000 युद्ध हुए, उसके पीछे भी ये प्रेस्टीज चाहिए,
मेरा रिस्पेक्ट करो। उनकी अपनी ख्वाहिशें होती है, सिकंदर की, हिटलर की, सभी की। उसमें लोग एटम बॉम्ब भी फेंक देते अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, या अपना रिस्पेक्ट जमाए रखने के लिए। हाँ, यहाँ तक लोग अभी 50-50 हजार एटम बॉम्ब, एटमिक डिवाइसेस पड़े हैं एक ही कंट्री के पास। तो ये भी वही है कि हमारा हमें हम रिस्पेक्ट करो, वरना तो हम हर तरीके से, हर संभव असंभव, योग्य अयोग्य, नैतिक धार्मिक, किसी भी तरीके से, आर्थिक तरीके से, हम यही 3 चीजों के पीछे पिछले 3000 सालों में फंसे हैं। प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट और एम्बिशन। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे, हम ये चीजों से मुक्त हो जाएंगे। एकदम मुक्त नहीं, लेकिन काफी हद तक हम वो चीजों से थोड़ा साइड हट जाएंगे। करना है करने को, या हमसे होगा उतना हम ठीक कर देंगे, ये भी है। तो आपको एसएसवाई की जो ट्रेनिंग है, बेसिक एसएसवाई, एएमसी और बीएसटी, वंडरफुल ट्रेनिंग्स है, वो तीनों आपको लेनी है। फिर आप आगे भी बच्चों के टीचर्स बन सकते हैं। बच्चों के भी ये तालीम है, और सभी वर्गों के लिए तालीम है। सभी प्रकार की तालीम है, गुरु जी ने दी है 10-12 प्रकार की। हमने कहीं आगे सत्संग में लिया है। तो बहुत ही महान तालीम है, बहुत ही प्रिसाइज और लॉजिकल, रेशनल तालीम है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि अंततः तो तालीम का ही फर्क है। एक सबसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, और एक अनपढ़ कहीं गांव में एक आदमी है। फर्क तो तालीम का है। हाँ, वही अनपढ़ आदमी जब बच्चा था, उसको सही अपॉर्चुनिटी और सही परवरिश और वो मिली होती, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता था। और यही जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उसको अगर वो नहीं मिला होता, तो वो और कुछ भी हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो फर्क है वो तालीम और परवरिश का फर्क है। अगर परवरिश ठीक से होती है, बच्चे की तालीम ठीक से होती है, मनुष्य की तालीम ठीक से होती है, तो फिर ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आते, स्ट्रेस नहीं आता। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुली चलती है। और जब दुनिया ब्यूटीफुली चलती है, तो अपने आप जो भी ब्यूटीफुल नहीं है, जो भी ठीक नहीं है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप जंगल में जाता है, इट इज सो ब्यूटीफुल, तो वो व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहां हार्मनी है। अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी हार्मनी। खेत में अरेंजमेंट है, गार्डन में अरेंजमेंट, वन में भी अरेंजमेंट है, लेकिन जो जंगल है वो नेचुरल। तो हमने थोड़ी अतिशयोक्ति कर दी है सब जगह, सभी बातों में। तो उसका थोड़ा रेशनलाइजेशन, ऑटोमेटिकली हम जब ये तालीम में जाएंगे और मेडिटेशन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, जीवन जीने की कला सीखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी वो सीखने पाएंगे। फिर और लोग सीखेंगे, और लोग सीखेंगे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु जी।